तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी में आपको अपने पीपीटी से पढ़ा देता हूँ। स्मॉल कंपनी मीन्स क्या होता है। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट इफेक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर 2022 कि 15 सितंबर 2022 के बाद किस कंपनी को स्मॉल कंपनी कहेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आ स्मॉल कंपनी मी इज वन और डैट हैज़ कि 15 सितंबर 2022 के बाद स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी पेड अप कैपिटल नोट मोर देन 4 करोड़, जिसकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी, 4 करोड़ तक होगी। एंड साथ में एंड साथ में टर्नओवर ऑफ फॉर नोट मोर देन 40 करोड़, और जिसका टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ रुपए तक होगा। तो कौन सी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे? ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक है और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ तक है। अब एक बात हो रही है पेड अप शेयर कैपिटल की। तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? सबसे पहले होती है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब कि जितना मैक्सिमम कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है, उसके मेमोरेंडम में लिखा रहता है। मैंने रिलायंस के मेमोरेंडम आपको दिखाया भी था, एक सेकंड उसी के मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए आप। ड्राफ्ट एमओई ऑथराइज कैपिटल मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होती है। ये मेमोरेंडम में लिखी रहती है, ये रही देखो। द ऑथराइज शेयर कैपिटल इतने रुपीज़ की, रुपीज़ 15,000 करोड़ ओनली, कि जो रिलायंस की कैपिटल थी जब वो बनी थी तो उस टाइम 50,000 करोड़ ओनली थी। कंटेनिंग 40,100 इक्विटी ऑफ 10 ईच, 1,400 करोड़ इक्विटी में थी एंड 100 करोड़ प्रेफरेंस शेयर में थी। 1,400 करोड़ इक्विटी में थी और 100 करोड़ प्रेफरेंस शेयर में थी रिलायंस की जब वो बनी थी। 1,500 करोड़ टोटल कैपिटल थी। ठीक, तो इस तरीके से होती है ऑथराइज कैपिटल। ये होती है मैक्सिमम कितनी कैपिटल कंपनी आउटसाइडर से ले सकती है, उसकी एक लिमिट रहती है मेमोरेंडम। अगर मान लो 15 करोड़ लिख दी। अब एक बार बताओ, अगर रिलायंस को 15 करोड़ से ज़्यादा पैसे चाहिए तो क्या उसे अपना मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा? यहाँ 50 करोड़ की जगह 20 करोड़ लिखना पड़ेगा उसे 20 करोड़ चाहिए तो। लेट सपोज कि उसे मान लो 20 करोड़ चाहिए। अब वो कह रहा है कि नहीं 50 करोड़ से तो मेरा काम नहीं चल रहा, अब तो उसे 20 करोड़ चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड, तो मान लो उसे 20 करोड़ चाहिए, तो अब वो 20 करोड़ लाने के लिए उसे अपना मेमोरेंडम बदलना पड़ेगा और यहाँ ऑथराइज पे 20 करोड़ लिखनी पड़ेगी। एक चीज बहरहाल हम अपने पॉइंट पे रहते हैं कि 50 करोड़ मान लो उसकी मैक्सिमम है। तो ऑथराइज कैपिटल मतलब होता है कि मैक्सिमम लिमिट। अब इस 50 करोड़ में से वो टाइम टाइम पे कुछ कुछ इशू करेगा। मान लो 5 करोड़ एक बार करी, फिर 2 करोड़ एक बार करी। 50,000 करोड़ है, सॉरी मैं 50 करोड़ करोड़ बोल रहा हूँ, 1,000 करोड़ बोलने की आदत नहीं है ना अभी, तो इस वजह से एनीवे कि 15,000 है, ठीक। तो उसमें से वो टाइम टाइम पे जितनी उसे नीड पड़ती रहेगी उतनी इशू करते रहेगा। तो ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल। उसके बाद होता है इशूड कैपिटल। एक सेकेंड, पीपीटी कहाँ है मेरी? ये रही सर। तो ऑथराइज कैपिटल हमने देख ली कि मैक्सिमम कितनी कैपिटल मेमोरेंडम में लिखी हुई है, उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। उसमें से कितनी वो टाइम टाइम पे इशू कर रहे हैं उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। कितनी उसने इशू करी। लेट सपोज कि मान लो 15 है। एक सेकंड में एग्जांपल के जरिए आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि मान लो 150 सी आर है। लेट सपोज मान लो एग्जांपल है ये, सी आर है ऑथराइज कैपिटल, ठीक। जिसमें से कि 150 सी आर है ऑथराइज कैपिटल। एक सेकंड रुक जाइए बस आप, ठीक है ना। हाँ ठीक, 150 सी आर है ऑथराइज कैपिटल, जिसमें से कि हमने इशू करी लेट सपोज 85 सी आर हमने कर ली। लेट सपोज इशू 85 सी आर की हमने कैपिटल इशू करी। पब्लिक को कहा कि आप 85 सी आर के हम शेयर इशू कर रहे हैं, आप आके ले लीजिए हमसे, ठीक है। ओवरऑल कितने कर सकते हैं? जितने मेमोरेंडम में लिखा है कि मेमोरेंडम में कितना लिख रहा है 150 सी आर मेमोरेंडम में लिखा था ओवरऑल। लेकिन हमने पब्लिक को कितना, हम 85 सी आर की जरूरत पड़ी इस टाइम पे, उतनी कैपिटल की नीड थी तो हमने उतनी कैपिटल इशू कर दी। 85 सी आर हमने कर दी इशू। आपको जरूरत होना है कि जितनी हम इशू करेंगे लोग उतनी ही ले लेंगे, लेट्स सपोज। लेकिन यहाँ एक लिमिट है, मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी करता हूँ, कैलकुलेटर उठा लेता हूँ अपना। जस्ट अ मिनट। डिवाइस सी आर हमने इशू करी। और सब्सक्राइब कितने होंगे? तो देखो सब्सक्राइबर पे एक लिमिट होती है कि कम से कम 90% तो सब्सक्राइब करने चाहिए आपके। तो हम एक बार 85 सी आर का 95 कर लेते हैं। 85 इंटू 90%,
यानी कि 76.5 आ रहा है, लेकिन हम 77 मान लेते हैं। लेट्स सपोज 77 CR की सब्सक्राइब कर ली, लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम 77 CR की आपसे कैपिटल ले लेंगे, मतलब 77 CR की शेयर ले लेंगे और आपको 77 CR दे देते हैं। ठीक, तो हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। लेकिन जरूरत हो ना कि सारे दे दें एक साथ। कॉल्स एक तो कॉल्स इंस्टॉलमेंट में रहती हैं कि फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है। तो मान लो अभी हमें 77 CR नहीं मिले पूरे, हमें मिले हैं, कितने मिले हैं हमें 77 CR में से, इसका मैं एग्जांपल बदल दूंगा, लेकिन अभी पहले आप समझा रहा हूँ आपको। 77 CR में लेट्स सपोज मान लो हमें 50 CR मिले, 50 CR मिले लेट्स सपोज। तो इसे कहेंगे हमारी पेड अप कैपिटल की। पेड अप कैपिटल मतलब जितनी कैपिटल पे हमें हमारे शेयर होल्डर ने पे कर दिया है उतनी कैपिटल कहते हैं पेड अप कैपिटल। फिर से एक बार बता देता हूँ, ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है, उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। इशू करना है तो मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ता है, एक प्रोसीजर होता है पूरा, जिससे मेमोरेंडम की ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले लिमिट बढ़ानी पड़ेगी कैपिटल की, मेमोरेंडम को चेंज करके ऑथराइज कैपिटल की लिमिट ही बढ़ानी पड़ेगी, जब भी बढ़ा सकते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल मान लो 150 करोड़ है, जिसमें से आपने इशू करा 85 करोड़। कोई जरूरत होना है सारी एक साथ मंगाएंगे, हमें जितनी की नीड पड़ती रहेगी उतनी उतनी इशू करते रहेंगे। हमें नीड 85 CR की, हमने 85 CR की इशू कर दी। अब जरूरी नहीं है कि जिन्हें हम इशू करें पब्लिक ले ले, पब्लिक ने कही कि हम 77 CR तक की लेंगे बस, ठीक है, तो 77 CR की पब्लिक ने ले ली। अब पब्लिक ने 77 CR की ले ली, लेकिन जो अभी तक हमें पेड हुई है, अभी तक हमें पैसा मिला है कंपनी को, जितने का पैसा मिला है कंपनी को 50 CR का, तो इसे कहेंगे पेड अप शेयर कैपिटल 50 CR। ऐसे कह रहा है कि जो मान लो कोई स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल, मतलब ये वाली कैपिटल, जितने कैपिटल पे उसे पैसा मिल चुका, वो कैपिटल 4 करोड़ तक ही होनी चाहिए बस। 4 करोड़ तक का पैसा उसे मिला होना चाहिए अपने शेयर के होल्डर से। वैसे प्राइवेट कंपनी में तो शेयर होल्डर ही कम होते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा कैपिटल की भी क्या करेगा स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी को जिससे ज़्यादा कैपिटल की नीड क्या है। इस तरह इसलिए इसी वजह से यहाँ 4 करोड़ तक की लिमिट है कि 4 करोड़ वो पैसा है जो स्मॉल कंपनी को अपने शेयर होल्डर से मिल चुका है। अब समझ में आ गया कि 4 करोड़ रुपए पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि 4 करोड़ रुपए ये वे रुपए हैं जो कंपनी को अपने शेयर होल्डर से मिले हैं शेयर इशू करने के अगेंस्ट, उसे कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। 15 सितंबर 2022 से पहले ये लिमिट 2 करोड़ की हुआ करती थी, बट ये लिमिट किसी भी टाइम पे, चाहे 2022 से पहले हो या 2022 के बाद अभी भी हो, 2024 या 2030 तक भी कभी भी ये लिमिट चेंज नहीं हो सकती। ये लिमिट इसके बीच में ही रहेगी, इसके बीच मतलब 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में ही रहेगी। तो आज भी देख लो 10 करोड़ के बीच में ही, यानी कि 4 करोड़ है। कभी ये लिमिट ना तो 50 लाख से कम होगी और ना 10 करोड़ से ज़्यादा होगी, ये 50 लाख से 10 करोड़ के बीच में ही लिमिट रहेगी हमेशा। तो इस टाइम करंटली एक लिमिट 4 करोड़ है, ठीक। एंड मतलब साथ में कि पहले तो पेड अप कैपिटल चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उसका टर्नओवर। टर्नओवर जनरली सेल कोई मान लीजिए आप कि उसकी टर्नओवर कितना हुआ, नॉट मोर देन 40 करोड़, तो उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली ये लिमिट 20 करोड़ की थी कि टर्नओवर उसका 40 करोड़ तक हो और उसके पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक हो, तो उस कंपनी को कह देंगे स्मॉल कंपनी। टर्नओवर भी लिमिट है, किसी भी टाइम टर्नओवर 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में ही रहना चाहिए किसी भी टाइम। तो देख लो 40 करोड़ भी 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है, पहले 20 करोड़ की लिमिट थी, वो भी 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच की लिमिट थी। तो ये होती है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी को दोबारा एक बार बता देता हूँ, स्मॉल कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल तो करेक्टली 4 करोड़ होनी चाहिए, 4 करोड़ तक, 4 करोड़ या उससे कम चलेगी, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 करोड़ से कम होगा तो भी चलेगा, उस कंपनी को कहेंगे स्मॉल कंपनी, ठीक। यही यहाँ लिखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी नहीं है प्राइवेट कंपनी, तो उसकी भी हमने देखा था। देखो एक सेकेंड, प्राइवेट कंपनी कौन नहीं होती है आपको दिखा देता हूँ कौन है प्राइवेट कंपनी, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी है होती है ये ऐसी कंपनी जिसके ये रेस्ट्रिक्शन हो, इतने नंबर ऑफ मेंबर हो मैक्सिमम, और प्रोहिबिशन हो पब्लिक इशू करने में। और ये तो आप छोड़िए वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट ही उसे प्राइवेट कंपनी बनाते हैं किसी कंपनी को। कि अगर ये 3 पॉइंट है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, और अगर ये 3 पॉइंट नहीं है तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी वो पब्लिक कंपनी कहेगी कहलाएगी, मतलब
अगर किसी कंपनी का शेयर इशू शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब आज मेरे पे शेयर है, कल को किसी और को दे दो, परसों को वो किसी और को दे दे। अगर कोई कंपनी ऐसी है तो वो कंपनी प्राइवेट तो रही नहीं, तो वो कंपनी क्या बन गई, पब्लिक। या किसी कंपनी में 200 की लिमिट है मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी में 200 ज़्यादा मेंबर हो गए किसी कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी तो अब रही नहीं, तो वो क्या बनेगी, वो पब्लिक कंपनी बन गई। बनेगी मतलब बन गई, मतलब ऐसे नहीं बनती, उस पर प्रोसीजर होता है, लेकिन मैं समझाने की वजह से कह रहा हूँ कि हाँ वो कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोहिबिशन है, इनविटेशन पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी, लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है तो वो प्राइवेट नहीं है, तो वो क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। ये कहना चाह रहा है ये प्रोविजन, कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, या प्राइवेट कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, या प्राइवेट कंपनी की जो चीजें हैं वो चीजें नहीं कर रही फॉलो, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। उन लिमिट्स को तोड़ रही है या उन लिमिट्स को नहीं फॉलो कर रही, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। और मैक्स मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए not having being a private company shall be deemed to a public company for the purpose of this act even where the subsidiary continues to be private company इस आर्टिकल। मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी अपने आर्टिकल में दिख रही है कि मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, अपने आर्टिकल में उसने अपनी अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी का दर्जा दिया, ठीक। उस कंपनी की जो होल्डिंग है, वो होल्डिंग पब्लिक कंपनी के पास है, तो उस कंपनी को कहेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी। यानी कि ऐसी कंपनी जिसकी जिसकी जिसका मालिक, होल्डिंग मानो, मालिक मान लो एक बार, मालिक होल्डिंग कैसे होती है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो होल्डिंग माने मालिक, कि जिस प्राइवेट कंपनी का मालिक पब्लिक कंपनी है, तो वो प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, चाहे उसने अपने आर्टिकल में कुछ भी लिख रखा हो। आर्टिकल में लिख रखा हो कि मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, लेकिन वो मानी पब्लिक कंपनी ही जाएगी, क्योंकि उसका मालिक पब्लिक कंपनी है। तो जिस कंपनी का मालिक पब्लिक कंपनी है, वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी। ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट से। अब मैं बताऊंगा कैसे ये होल्डिंग सब्सिडी होता है, आगे पॉइंट आएगा उसका। तो फिर मैं एक बार और दोबारा ये पढ़ा दूंगा जिससे आपको कनेक्ट हो जाए। प्राइवेट कंपनी पढ़ लेते हैं पहले पूरी एक साथ में, एक फ्लो में। प्राइवेट कंपनी, वो पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी पढ़ा है ना, तो पब्लिक कंपनी को बार फ्लो में कर लेते हैं, उसके बाद होल्डिंग पढ़ लेंगे, फिर दोबारा इस पॉइंट पा दूंगा मैं क्या कहना चाह रहा है। लेकिन आप फिलहाल अभी ये समझिए कि ऐसी कंपनी जिसकी मालिक कंपनी पब्लिक कंपनी है, वो डीम्ड पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, चाहे वो पब्लिक हो या ना हो, लेकिन उसका मालिक पब्लिक कंपनी है, तो वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। ये कहना चाह रहा है वे वाला पॉइंट। अब पढ़ लेते हैं पब्लिक कंपनी की बाकी चीजें। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, यानी कि जिसके आर्टिकल में ये चीज नहीं लिखी हुई, रेस्ट्रिक्शन क्लोज नहीं है। रेस्ट्रिक्शन क्लोज क्या था, कि फ्रीली शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते थे प्राइवेट कंपनी की। यानी कि जिसके आर्टिकल में चीज नहीं लिखी हुई ना कि शेयर रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, ये लाइन नहीं लिखी हुई किसी के आर्टिकल में कंपनी के, तो वो कंपनी फिर प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कंपनी है पब्लिक कंपनी। समझ, एक बार बता देता हूँ आपको, शायद आपको देखो, उसके आर्टिकल के अंदर ये चीज लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी आर्टिकल के अंदर, रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। अगर ये किसी कंपनी के आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक तो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अगर किसी कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ नहीं है, ये वाली लाइन जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखी है, तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मान लो मैं इसे हटा देता हूँ, एक सेकंड काट दिया मैंने, अब ये इसके आर्टिकल में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो अब ये कंपनी बन गई पब्लिक कंपनी। अब मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को लिख देता हूँ, तो ये कंपनी बन गई प्राइवेट कंपनी। अगर मैंने उसके आर्टिकल में से ये चीज़ हटा दी, जैसे मैंने ये समझो ये उसका आर्टिकल है, अभी मान के चलो ये उसका आर्टिकल है, तो मैंने ये चीज़ डिलीट कर दी, तो अब ये कंपनी बन गई पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसका आर्टिकल में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। अब मैंने ये चीज़ दोबारा से ऐड कर दी, तो अब ये कंपनी बन गई प्राइवेट कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में ये लाइन लिखी हुई होती है, ये वाली लाइन जो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो ये लाइन जिस कंपनी के आर्टिकल में लिखी हुई है, तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। और जिस कंपनी के आर्टिकल में ये लाइन नहीं लिखी हुई, वो कंपनी पब्लिक कंपनी है। ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। शेयर फ्रीली ट्रांसफर होते हैं पब्लिक कंपनी के, इसमें यही एक लिमिट है, यही एक चीज़ है, तो पब्लिक को इसके अलावा भी चीज़ है, लेकिन मेन यही चीज़ है जो प्राइवेट और पब्लिक में फ़र्क करता है, कि प्राइवेट कंपनी के शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं हो सकते, और पब्लिक कंपनी के जो शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और मैक्सिमम मेंबर यहाँ, वो मिनिमम मेंबर यहाँ 7 है, जो कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 थे, एंड मैक्सिमम लिमिट यहाँ मेंबर्स की कोई नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकती। पब्लिक कंपनी मानो कि जिसके रोज शेयर की ट्रेडिंग होती है, लेट्स सपोज ऐसी कंपनी जिसके, जैसे रिलायंस मान लो, उसकी रोज शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, या कोई भी कंपनी मान लो, तो उस केस में
उस केस में वो कंपनी कभी की मैक्सिमम लिमिट लगा ही नहीं सकती, क्योंकि आज शेयर मैं खरीदूंगा, मैं ओनर बनूंगा, कल को मैं किसी और को बेचूंगा, शेयर इनफाइनाइट हैंड में जाएगा, मतलब शेयर को इनफाइनाइट लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो इनफाइनाइट लोग मेंबर बनते रहेंगे, जैसे जैसे शेयर खरीदते रहेंगे मेंबर बनते रहेंगे, तो मेंबर की एक मैक्सिमम कैपिंग लगा ही नहीं सकते थे हम, कि हम एग्जैक्टली पता ही नहीं कितने मेंबर डीमैट अकाउंट खोलेंगे या कितने मेंबर ट्रेडिंग के अंदर आएंगे, जब हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है तो हम कैसा मैक्सिमम लिमिट लगा देते हैं। हाँ, ये सोचो ना, लॉजिकली चीज़ है कि अगर हमें एक मैक्सिमम लिमिट पता हो कि भाई हम ट्रेडिंग में मेंबर हमारी कंपनी के इतने ही आएंगे, ये इतने ही मेंबर हमारे शेयर खरीदेंगे, तो हम मैक्सिमम कैपिंग लगा दें, क्योंकि यहाँ तो ओपन है सब, कोई भी खरीद सकता है शेयर, लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई कितने मेंबर डीमैट अकाउंट खोलेंगे ट्रेडिंग में आएंगे या फिर कितने मेंबर हमारे शेयर खरीदेंगे, तो हम मैक्सिमम कैपिंग लगाएंगे कैसे। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी, जो मैंने ऊपर पढ़ा था ये वाला पॉइंट, कि अगर कोई किसी कंपनी का मालिक ही पब्लिक कंपनी है तो वो कंपनी भी पब्लिक कंपनी कहलाती है। ठीक, तो अब हमने दो बेसिस पढ़ लिए थे। पहला बेसिस था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पर कंपनी को क्लासिफाई करा गया था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। फिर उसके बाद था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, तो नंबर के बेसिस पे हमने सबसे पहले करा था ओपीसी, ओपीसी के बाद हमने करा था कि क्या बोलते हैं अपना ओपीसी करा था, ओपीसी के बाद करा था हमने प्राइवेट कंपनी और स्मॉल कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। ठीक है ना, तो हमने करा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये हो गया हमारा ओपीसी, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा, स्मॉल कंपनी पढ़ा, जो कि स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ही आती है, और अब हमने पढ़ लिया पब्लिक कंपनी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे तीसरा बेसिस। दो बेसिस हम पढ़ चुके हैं, पहला बेसिस था लाइबिलिटी, दूसरा बेसिस था नंबर ऑफ शेयर, तीसरा बेसिस है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल के बेसिस पे कि कौन किसे कंट्रोल कर रहा है, कौन किसका मालिक है। मैं मालिक शब्द यूज करूंगा जिससे आप समझ पाए कि कंट्रोल का मतलब वही होता है। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, इसका मैंने पीपीटी बनाई है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है तो आप पीपीटी से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए होल्डिंग कंपनी, देख लीजिए आप, होल्डिंग कंपनी बोला था इफ आ, ये दो बार हो गया टाइप, जस्ट अ मिनट, हाँ, इफ अ कंपनी कैन फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बिकम द होल्डिंग कंपनी, कि अगर वो कोई कंपनी ये नीचे दी हुई दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगा। क्या कंडीशन है, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके जो दूसरी कंपनी में टोटल वोटिंग पावर का दूसरी कंपनी के हाफ अपने पे, मोर देन हाफ अपने पे कंट्रोल अपने पास रखती है शेयर, तो उस केस में वो कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। समझिए, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ और है कि या तो ए कंडीशन सेटिस्फाई करो या फिर बी कंडीशन सेटिस्फाई करो। ठीक, तो ऐसी कोई सी कंपनी जो दूसरी कंपनी की मोर देन 50% या वन हाफ शेयर होल्डिंग करती है, जिसकी वजह से उसे राइट मिल जाते हैं, वोटिंग राइट मिलते हैं, तो मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग राइट अगर किसी कंपनी के दूसरी कंपनी में है, तो जिस कंपनी में उसके हैं वो कंपनी उस कंपनी की सब्सिडी कंपनी बनेगी, और जिस कंपनी के पास है वोटिंग राइट वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। एग्जाम्पल, इफ इक्वा लिमिटेड एक कंपनी है, बीक्वा लिमिटेड एक कंपनी है जो होल्ड करती है 50.22% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन एबीसी लिमिटेड। पीक्यूआर एक कंपनी है जो एबीसी लिमिटेड में 50.22% वोटिंग पावर होल्ड करती है, टोटल वोटिंग पावर का। ठीक, एबीसी लिमिटेड के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, देन इन सच अ केस पीक्यूआर लिमिटेड जिसने वो वोटिंग पावर होल्ड करी है वो बिकम उसे कहलाएंगे होल्डिंग कंपनी। तो ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है वो कंपनी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी, और वो जिस कंपनी में होल्ड करेगी वो कहलाएगी सब्सिडी कंपनी। ठीक, तो एक पॉइंट हो गया वोटिंग पावर का कि हाँ मोर देन हाफ वोटिंग पावर अगर आपके पास है दूसरी कंपनी के, तो आप उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी कहलाओगी। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कंट्रोल्स ऑन द मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज ही कैन रिमूव एड मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि कंट्रोल है आपका दूसरी कंपनी के मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे, तो मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल होने का मतलब क्या है, इसका एग्जांपल जो मैं लिख देता हूँ आपको। मानिए, एक सेकंड, एक सेकंड हो जाइए आप।
ठीक है, मानिए इफ PQR लिमिटेड has a power to add or remove, एक सेकेंड मैं आपको एक बार देख के बता देता हूँ क्या सोच रहा हूँ मैं। हाँ, मेजोरिटी बनानी है ना, तो मान लीजिए थ्री थ्री आउट ऑफ फोर डायरेक्टर्स ऑफ PQR then एक सेकेंड PQR नहीं, ABC करेंगे ना, हाँ यहाँ आएगा ABC ऑफ ABC, then PQR is a holding company। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल कि मानिए PQR लिमिटेड के पास पावर है ऐड करने का या रिमूव करने का 3 डायरेक्टर्स को आउट ऑफ 4, यानी कि मोर देन मेजोरिटी बोलते हैं, या मोर देन या मेजोरिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हाफ नहीं कर सकते, डायरेक्टर को आधा काट के तो नहीं कर सकते ना कि मोर देन 50% कर लो, 50 पॉइंट समथिंग डायरेक्टर के हाथ काट दो और उससे कह दो कि ये देखो डायरेक्ट दूसरे डायरेक्टर का हाथ मेरे पास है तो मेरी मेजोरिटी है, या इसलिए यहाँ मोर देन नहीं लगा सकते, यहाँ लिखेंगे मेजोरिटी। गिनती में कितने डायरेक्टर हैं उसमें से मेजोरिटी डायरेक्टर, मान लो 4 डायरेक्टर है किसी कंपनी में, ABC लिमिटेड में मान लो 4 डायरेक्टर है, ABC लिमिटेड के 4 डायरेक्टर हो गए, तो ABC लिमिटेड के 4 डायरेक्टर में से अगर 3 डायरेक्टर को PQR लिमिटेड के पास पावर है हटाने की या रीएड करने की, तो उस केस में PQR लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो ये होल्डिंग कंपनी आई होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी कंपनी की। तो सिंपल है, देखो जिस कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के पास जिस कंपनी के अगेंस्ट ये पावर है, जिस कंपनी के अगेंस्ट पावर मतलब जिस, जैसे मान लो यहाँ है ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड के पास PQR लिमिटेड के पास पावर है ABC लिमिटेड के अंदर, तो ABC लिमिटेड बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है ना, पढ़ लेते हैं। इफ अ कंपनी इज कंट्रोल बाय अनदर कंपनी, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी से कंट्रोल हो रही है, देन सच अ कंपनी विल बिकम सब्सिडरी कंपनी, तो उस वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। कंट्रोल हेयर मीन्स इफ अदर कंपनी कैन फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कि अगर दूसरी कंपनी इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो कर सकती है, ये वाली कंडीशन या फिर एक सेकेंड यहाँ भी और लगा देता हूँ, और ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन कोई कंपनी सेटिस्फाई कर रही है तो वो कंपनी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी। मतलब सब्सिडी कंपनी ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर कोई दूसरी कंपनी इन दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट करती है तो वो कंपनी कहलाती है सब्सिडी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके हाफ ऑफ 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर, यानी कि हाफ मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर कोई दूसरी कंपनी ओन करती है तो वो कंपनी कहलाएगी सब्सिडियरी कंपनी। सिंपल चीज़ है। या ऐसी कंट्री बोला रहा हूँ बार बार, मुंह से कंट्री को निकल रहा है, ऐसी कंपनी जिसके कंट्रोल ऑफ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका मतलब होता है ऐड करना या रिमूव करना, कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल यहाँ इससे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके सामने ही देखो, बस सिर्फ एक कुछ चीज़ें बदलूंगा, बाकी सेम एग्जाम्पल। ये देखिए आप, ठीक है ना, मुझे क्या चेंज करने हैं, दो चीज़ें। एक तो मैं यहाँ लिखूंगा ABC और यहाँ लिख दूंगा सब्सिडरी। सब्सिडियरी, ठीक है, सब्सिडियरी, एक ही एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो ऐसी कंपनी, जैसे मान लो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इफ PQR लिमिटेड हैज अ पावर टू ऐड और रिमूव 3 आउट ऑफ 4
डायरेक्टर्स की अगर पी क्यू आर लिमिटेड के पास पावर है कि वो 3 आउट ऑफ 4 डायरेक्टर्स को ऐड या रिमूव कर सकती है एबीसी लिमिटेड के, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड को कहलाएंगे सब्सिडरी कंपनी। सिंपल है, जो ऊपर पड़ा उसी का उल्टा है। वो आपने देखा है ना, वो जो अक्षय कुमार का वो होता है कि वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ इंडिकेट करता है, लेफ्ट से राइट, तो वही चीज़ है कि जो होल्डिंग कंपनी है उसी की जिसने उसने जिस कंपनी को होल्ड करा है वो कंपनी सब्सिडी कंपनी कहलाएगी, या सब्सिडी कंपनी को जिसने होल्ड करा है वो कंपनी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। तो या एक्सरसाइज हाफ ऑफ द टोटल बोर्डिंग पावर, यानी कि मान लो पी क्यू आर लिमिटेड होल्ड्स 50.22% ऑफ टोटल बोर्डिंग पावर ऑफ एबीसी लिमिटेड, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड को कहलाएंगे सब्सिडी कंपनी जिसके अंदर पी क्यू आर लिमिटेड ने मोर देन 50% टोटल बोर्डिंग पावर होल्ड करी है। ये होता है इसका मीनिंग। तो अब आई होप आपको होल्डिंग सब्सिडी अब क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो आप मुझे बता देना ग्रुप पे, एक बार और फिर बता देंगे। तो ये था होल्डिंग और सब्सिडी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चलो मैं आगे से पढ़ा दूंगा इसमें से, तो पढ़ लेते हैं। द पर्पस कंपनी शैल बी डीम टू अ सब्सिडी कंपनी ऑफ द अदर कंपनी, ठीक है ना, ये तो सब पढ़ लिया है मैंने, उसमें शॉर्ट समरी में निकाल दिया अपनी। द composition of board of directors shall be deemed to be controlled by another company if the another company we exercise for the some power exercise that will the discrete appointment or removal of majority director, यही पढ़ लिया हमने। उसके बाद एक्सप्रेस कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉपी, यहाँ देखता है कंपनी का मतलब बॉडी कॉपी होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और लास्ट है कि लेयर्स जो है इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मीन्स इज सब्सिडी और सब्सिडरीज, कि एक लेयर्स की नंबरिंग पर आप लिमिट है, लिमिट आपकी इसमें नहीं, सिलेबस में नहीं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कि एक लिमिट्स है कि आप कितनी सब्सिडी बना सकते हो, सब्सिडी या सब्सिडीज बना सकते हो। मान लो मैं हूँ, मेरी कंपनी है एबीसी कंपनी, तो मैं इसका भी पीपीटी के अंदर ही डाल देता हूँ अभी आपके सामने, तो लेयरिंग का भी आपको समझ में आ सके। एक मिनट, ठीक है ना, तो हम बात करते हैं लेयरिंग की। तो लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो लेयर्स का मतलब है, मान लो एबीसी लिमिटेड है, लेट सपोज एबीसी लिमिटेड है, एक सेकेंड, ए बी सी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड है, इसने एक अपनी सब्सिडी बनाई, इसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई, चलिए इसकी सब्सिडरी बना देते हैं, तो हम बनाएंगे इसकी सब्सिडरी। अरे ये धनुष्वान तो अजीब ही जा रहा है यार, ठीक है, तो इसकी हम सब्सिडी बनाते हैं। तो इसकी सब्सिडी कौन रहेगी, तो ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं, इसे हटाओ और अपना एरो लाओ, ठीक है ना। अरे शिट, हाँ ठीक है, आ गया, कहाँ गया, ठीक। तो पी क्यू आर लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है जिसने अभी एक सब्सिडी बनाई, पी क्यू आर लिमिटेड, और फिर पी क्यू आर लिमिटेड से ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई जो कि सब्सिडरी थी, एक सेकेंड, एस टी क्यू लिमिटेड, और फिर एस टी क्यू लिमिटेड ने भी अपनी एक सब्सिडरी बनाई, लास्ट है ये, इसके बाद फिर मैं आपको समझा देता हूँ क्या है लेयरिंग का मतलब। एस टी क्यू लिमिटेड ने मान लीजिए अपनी सब्सिडरी बनाई, ओ पी सी, मान लो ओपीसी एक कंपनी है बस, ओपीसी लिमिटेड, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ लेयरिंग का मतलब क्या है। तो एबीसी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है जिसने अपनी एक सब्सिडी बनाई पी क्यू आर लिमिटेड, तो ये पी क्यू आर लिमिटेड पहली सब्सिडी है, तो इसे कहेंगे फर्स्ट लेयर, इसे कहेंगे फर्स्ट लेयर, एक सेकेंड,
ये वन भी थोड़ा अजीब बना है इसमें। अरे ऐसे क्यों बनना है ये भाई, चलो ऐसे ही बनना है तो ऐसे ही सही। तो पहली कंपनी ही फर्स्ट लेयर हो जाएगी। एक सेकेंड, ठीक है फर्स्ट लेयर है, पहली कंपनी बनाई तो हो गया फर्स्ट लेयर। ओहो अब एरो को दिक्कत आएगी। चलिए फिर रहने दीजिए, मैं कैसे बता देता हूँ बोल के, इसका मैं बाद में पीपीटी को ठीक कर लूँगा। तो पीक्यूआर लिमिटेड जो है वो फर्स्ट लेयर है, क्योंकि पहली सब्सिडी पीक्यूआर लिमिटेड है एबीसी लिमिटेड की, तो एबीसी लिमिटेड की पहली लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर जो है वो हो गई पीक्यूआर लिमिटेड। अब पीक्यूआर लिमिटेड ने अपनी सब्सिडी बनाई एस टी क्यू लिमिटेड, तो एस टी क्यू लिमिटेड जो हो गई वो एबीसी लिमिटेड की सेकंड लेयर हो गई, मतलब सब्सिडी की सब्सिडी तो सेकंड लेयर हो गई। और एस टी क्यू लिमिटेड ने अपनी सब्सिडी बनाई ओपीसी लिमिटेड, तो ये थर्ड सब्सिडी है, तो ये थर्ड लेयर हो गई। तो एबीसी लिमिटेड की, सॉरी मैं सही से बोल देता हूँ, ए बी सी लिमिटेड की थर्ड लेयर जो है वो ओपीसी लिमिटेड है। दोबारा से बता देता हूँ, ए बी सी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है जिसने पी क्यू आर लिमिटेड एक सब्सिडरी बनाई। अब पी क्यू आर लिमिटेड पहली सब्सिडी है तो पहली लेयर हो गई। फिर पी क्यू आर लिमिटेड ने अपनी एक सब्सिडी बनाई एस टी क्यू लिमिटेड, तो ये दूसरी सब्सिडी बनी, तो ये दूसरी लेयर हो गई ए बी सी लिमिटेड की। और ए ओ पी सी लिमिटेड, फिर एस टी क्यू लिमिटेड ने ओ पी सी लिमिटेड बनाई, जो कि थर्ड लेयर थी, क्योंकि थर्ड सब्सिडी थी। तो ऐसे चेक करते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, पी क्यू लिमिटेड का मालिक कौन, एबीसी, तो पहले लेयर बन गई, पहला मालिक। अब एस टी क्यू का लिमिटेड का मालिक कौन, पी क्यू आर, तो पहला मालिक और दूसरा मालिक, मालिक का मालिक यानी कि दूसरी लेयर, तो यहाँ दूसरी लेयर आ गई। ओपीसी लिमिटेड की देखो पहली लेयर ये हो गई, पहला मालिक ये हो गया, फिर इसके बाद मालिक ये बना, और इसका फिर ये मेन मालिक ये है, तो ये तीसरी लेयर है। पहला मालिक, दूसरा मालिक, तीसरा मालिक, तीसरी लेयर। या फिर इसे कहो कि पहला छोटा बच्चा तो मतलब पहली लेयर, फिर उसका भी छोटा बच्चा दूसरी लेयर, फिर उसका भी तीसरी लेयर। ठीक, तो ये लेयर ऐसे होती है। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको, और मैं इसको पीपीटी के अंदर इम्प्रूव करूंगा। ठीक, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए विल बी सब्सिडी ऑफ बी इफ वी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ वाटर। ये तो सब एग्जाम्पल है कि 50 मोर देन 50% है कंपोजिशन है, इसको पढ़ने की नीड नहीं है। ये पढ़ लेते हैं एक बार और दोबारा से। प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर मान लो कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो सब जिसकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, यानी कि जिसका मालिक पब्लिक कंपनी है, ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी हम कहेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी, यानी कि उन्हें भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। जो भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये रहा, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो सेम है, यही बात कर रहा है वो नीचे भी। लेकिन अब आप समझ पाएंगे वो क्या होल्डिंग होता है, क्या सब्सिडी होता है। मतलब ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके या तो 50%, मोर देन 50% वोटिंग पावर पब्लिक कंपनी के पास है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को ऐड या रिमूवल कोई पब्लिक कंपनी कर सकती है, तो उस प्राइवेट कंपनी को कहेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी, यानी कि उस प्राइवेट कंपनी को भी हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे। अब पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका दूसरी कंपनी, मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, तो उस केस में एबीसी लिमिटेड कहलाएगी एसोसिएट कंपनी। मान देख लेते हैं, चलिए लेट सपोज एबीसी लिमिटेड है, ठीक, एबीसी लिमिटेड, इस एबीसी लिमिटेड का मान के चलिए, इस एबीसी लिमिटेड का, इस एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर, पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर 20% की वोटिंग पावर होल्ड कर रखी है, 20% की, एक सेकेंड, अरे 20% की वोटिंग पावर, वोटिंग पावर, अरे हाँ, वोटिंग
पावर होल्ड कर रखी है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे, उस केस में हम कहेंगे अब कि जो हमारी शिट कि जो हमारी पी क्यू आर लिमिटेड है, पी क्यू आर वो पी वाई क्यू लिमिटेड है, विल पी वाई क्यू लिमिटेड विल, एक सेकेंड, एसोसिएट, ठीक है ना, ये एसोशी, हाँ सी आएगा, एस लिख दिया मैंने गलती से, एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ठीक। कि अगर मान लो एबीसी लिमिटेड ने पी क्यू आर लिमिटेड के अंदर 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड कर रखी है, तो उस केस में पी क्यू आर लिमिटेड को कहेंगे एसोसिएट कंपनी ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक। अब देखो, आप सब्सिडी के लिए लिमिट क्या दी, मोर देन 50%। तो यानी कि आप खुद समझो कि अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में, इफ वन कंपनी will hold more than or equals to or equals to 20% of total voting power, but maximum of 50% of total voting power in another company, then in such a case company will called company will be a associate company of that another company, ठीक है। कि मान लो कोई कंपनी है, वन कंपनी के आगे लिख देता हूं मैं एग्जांपल के तरीके से। मान लो वन कंपनी का मीन्स, यहाँ पहली कंपनी है ए बी सी लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है हमारी, ये मैं पहले बता सकता है कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जिससे आप समझ पाए चीजें। दूसरी कंपनी है पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक। तो ऐसे केस में इन सच अ केस कंपनी विल, ए कंपनी का मतलब है यहाँ एबीसी लिमिटेड से, और अनदर कंपनी का मतलब है यहाँ पी क्यू आर लिमिटेड से, पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक। चलिए, कि मान लो एक कंपनी है जो है एबीसी लिमिटेड, वो होल्ड करती है मोर देन और इक्वल्स टू 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, बट मैक्सिमम टू 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। कि अगर कोई एक कंपनी
किसी दूसरी कंपनी में 20% से लेकर 50% तक अगर वोटिंग पावर होल्ड करती है तो वो पहली कंपनी दूसरी कंपनी के लिए एसोसिएट कंपनी बन जाती है। देन अदर कंपनी देन और इक्वल टोटल वोटिंग पावर बट मैक्सिमम टू 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, देन अदर कंपनी जैसे पीक्यूआर कंपनी, देन यहाँ एक वो लगा देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ठीक है ना, अब समझिए। तो उसके बाद क्या होगा, देन इन ए सच अ केस कंपनी यानी कि एबीसी लिमिटेड विल बी एसोसिएट कंपनी ऑफ अनदर कंपनी डेट इज पीक्यूआर लिमिटेड। ठीक है ना, आप समझ गए आप कि अगर 20% से 50% के बीच में कोई कंपनी दूसरी कंपनी के टोटल वोटिंग पावर होल्ड करेगी तो वो कंपनी कहलाएगी एसोसिएट कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। और अगर 50% से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के वो शेयर होल्ड करती है वो कंपनी कहलाती है सब्सिडी कंपनी। ठीक है, अब आई होप आप समझ गए हो लेयरिंग का मतलब भी और एसोसिएट कंपनी का मतलब भी आप समझ चुके होंगे अब, आई होप। ठीक, तो एसोसिएट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें दूसरी कंपनी एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, या फिर ये स्टार्टिंग होगा 20% से और मैक्सिमम जा सकता है 50%, क्योंकि उसके मैक्सिमम 50% जैसे ही ओवर करोगे आप तो आप होल्डिंग बन जाओगे, एसोसिएट से होल्डिंग पे शिफ्ट हो जाओगे। एंड it express joint venture means jointly arrangement whereby the parties that has jointly control of the arrangement have a right to the net asset of the arrangement। कि मान लो ज्वाइंट कंपनी क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, मैं समझाता हूँ। मान लो दो कंपनी है, देखो सीधी बात है, कोई भी कंपनी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, मीन्स कोई भी कंपनी के पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते, इसीलिए दो या दो से ज़्यादा कुछ कंपनी आके आपस में मिल जाती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जिससे वे अपनी अपनी एक्सपर्टीज उस प्रोजेक्ट में डाल सके। तो जो वे आके एक ज्वाइंट बेंच पे बैठती है ना, एक बेंच मतलब एक टेबल के सामने बैठती हैं, ज्वाइंटली बैठती हैं, तो इसलिए कहते हैं ज्वाइंट वेंचर, कि वे सारी कंपनी एक साथ आ गई किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और वे कंपनी अपनी अपनी एक्सपर्टीज उस प्रोजेक्ट में डालेंगी, इसे कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। अब आई होप ज्वाइंट वेंचर भी आप समझ गए होंगे। फोर्थ बेसिस पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। अब तक हमने 3 बेस पढ़ चुके। पहला बेस था बेस ऑन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पे कंपनी थी 3, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। उसके बाद था नंबर्स ऑफ मेंबर, नंबर्स ऑफ मेंबर्स के बेस पे हमने कंपनी पढ़ी थी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसी के अंदर आती है स्मॉल कंपनी, और फिर पढ़ी थी हमने पब्लिक कंपनी। तीसरा बेसिस लिया था हमने कंट्रोल का, कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं जनरली। एक तो पहला हो गया होल्डिंग कंपनी, दूसरा है सब्सिडी कंपनी और तीसरा है एसोसिएट कंपनी, और जॉइंट वेंचर एक अलग से कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं फोर्थ बेसिस जो है एक्सेस ऑफ कैपिटल। एक्सेस ऑफ कैपिटल का मतलब है कि कंपनी अपनी कैपिटल को कैसे एक्सेस करेगी, या कहें सिंपली कहें तो कंपनी अपनी कैपिटल को कैसे मंगा रही है, उसे कहते हैं एक्सेस ऑफ कैपिटल। तो एक्सेस ऑफ कैपिटल के बेस पे कंपनी को सबसे पहले पार्ट में क्लासिफाई करा गया है लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उस कंपनी को कहेंगे लिस्टेड कंपनी। यानी कि ऐसी कंपनी जो कंपनी, एक सेकेंड, हाँ मैं बताता हूँ, ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी, ऐसी कंपनी जो किसी एक रिकॉग्नाइज मतलब पॉपुलर या मतलब वेल स्टैब्लिश, जैसे कि जनरली इंडिया में बहुत है, लेकिन जो जनरली आपने दो के नाम सुने होंगे, एक तो एनएससी और एक बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक है एनएससी, एक है बीएससी, जनरली आप सुनते हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं। तो कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई कंपनी रजिस्टर है तो उस कंपनी को कहेंगे लिस्टेड कंपनी। रजिस्टर बोलना होगा गलत है, यहाँ लिस्टेड बोलना सही रहेगा रजिस्टर की जगह। तो अगर कोई कंपनी किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो वो कंपनी कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। जैसे रिलायंस तो कहीं ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी तो वो कंपनी कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लासेस ऑफ कंपनी विच इज, एक सेकेंड कोई नॉइस थी, provided as such classes of company which is listed or intend to list such classes of security as may be prescribed in consultant with SEBI shall not be considered as listed company। अभी क्या बता रहा है, देखो आप सेबी का मतलब समझते हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक ऐसी संस्था है जो एक्सचेंज की और सिक्योरिटी की खरीद बिक्री को सुचारू रूप से चलाती है, सेबी ही कंट्रोल करती है। सेबी का पर्पस ये है
किसी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो या फिर किसी इन्वेस्टर के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। यह है सेबी का काम। तो अब सेबी क्या है, एक संस्था हो गई जिसका काम है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के साथ कोई इनजस्टिस ना हो, इसलिए सेबी बनी थी। सेबी ने कहा है, सेबी ने अपनी उसमें बताया, प्रिस्क्राइब करा है कि कुछ कुछ चीज़ों को के लिए अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराओगे स्टॉक एक्सचेंज पे तो आपका लिस्टिंग कंपनी नहीं माना जाएगा। अब क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या है तो भी आपके अभी सिलेबस में नहीं दिया गया, तो इसलिए डिस्कस करना भी बेकार है। अगर आपके मॉड्यूल में कहीं अगर पढ़ मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, या आप मुझको व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको कल को करके लेक्चर में बता दूंगा। तो सेबी ने ये कहा है कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को कि अगर आप अपनी कुछ चीज़ों के लिए स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे आते भी हैं, तो आपको लिस्टेड कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, आपको लिस्टेड कंपनी माना नहीं जाएगा। लिस्टेड कंपनी मिलने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि लिस्टेड कंपनीज को कंप्लायंस बहुत करने पड़ते हैं। कंपनी से क्या मेजोरिटी कोई सा भी कंप्लायंस हो लिस्टेड कंपनीज के अंदर आ ही जाती है बाई डिफॉल्ट। तो इसलिए हर कोई कंपनी चाहती है कि जल्दी लिस्टेड के अंदर ना आए। तो फिर भी लेकिन अगर लिस्टेड के अंदर नहीं आएगी तो एक्सचेंज कैसे करेगी, शेयर खरीद बेच कैसे करेगी, तो आना भी पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज को कहा गया है कि अगर आप इस लिस्टेड कंपनी में आप लिस्ट कराते भी हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज पे या आप कुछ करते भी हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, तो आपको लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक, जैसे पढ़ लेते हैं, स्कैन स्टील रोड्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी होज शेयर आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता। अब ये हम मान के चले कोलकाता रिकॉग्नाइज्ड है, हैंस स्टील स्टॉक लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। रीजन क्या है सर लिस्टिंग कंपनी कहने का, क्योंकि इसने अपनी लिस्टिंग कराई है स्टॉक एक्सचेंज पे, इसलिए ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। पढ़ लेते हैं, द रीजन ऑफ कॉलिंग इट्स अ लिस्टेड कंपनी इज बिकॉज द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज हैज साइंड अ लिस्टिंग एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब एक लिस्टिंग एग्रीमेंट होता है कि हम आपसे लिस्टिंग कर रहे हैं और हम आपके थ्रू ही अपने शेयर की लिस्टिंग करेंगे, अपने शेयर को हम ऑफर करेंगे पब्लिक को आपकी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उसे कहते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। और ट्रेडिंग ऑफ शेयर इन अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब देखो दो टाइप की मार्केट होती है इंडिया में। एक तो है कैपिटल मार्केट जहाँ पर हम शेयर की डेरिवेटिव की खरीद और बिक्री करते हैं। एक होती है कमोडिटी मार्केट जहाँ पे हम अपने शेयर के अलावा बाकी चीज़ों की खरीदी बिक्री करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, ऐसी चीज़ों की जहाँ खरीदी बिक्री होती है उसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट। ठीक, और दूसरा पार्ट है अनलिस्टेड कंपनी, मतलब पहले टाइप की कंपनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस ऑफ कंट्रोल के बेस पे। पहली कंपनी है लिस्टेड कंपनी और दूसरी कंपनी है अनलिस्टेड कंपनी। सिंपल है, जो लिस्ट नहीं है वो अनलिस्टेड है, बात खत्म। तो हमने फोर्थ बेस भी कर लिया। अब आते हैं अपने फिफ्थ बेस पे, अदर कंपनीज की जो बची हुई कंपनी जो अब तक कवर नहीं हुई लेकिन वे भी कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर आती हैं, तो भाई यहाँ पे कवर कर देंगे हम फिफ्थ केस में। कौन कौन सी कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। देखो, ऐसी कंपनी जिसके अंदर गवर्नमेंट का 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल में होता है शेयर, उस कंपनी को कहेंगे हम गवर्नमेंट कंपनी। समझिए, मानिए मानिए क्या, मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, 50% से ज़्यादा अगर हमारा किसी कंपनी के अंदर कंट्रोल है हमारा, तो हम वो बन जाती थी हमारी सब्सिडी कंपनी। लेकिन अगर किसी कंपनी में 51% और मोर कंट्रोल है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, या दोनों ने मिल के करा हो किसी भी रेशियो में, तो उस केस में वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। आई होप अब आप समझ गए होंगे। पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% यानी 51% या उससे ज़्यादा ऑफ पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, कुछ राज्यों की सरकारें मिलकर कर सकती हैं, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी रेशियो में ये कर सकती हैं आपस में दोनों गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, और पेड अप कैपिटल का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ एक वो बना के पीपीटी के अंदर। ये पहले आता है ऑथराइज कैपिटल की मैक्सिमम कैपिंग कितनी है, उसमें से कुछ हम इशू करते हैं और फिर इशू में से हम कुछ हमारे जो हम इशू करते हैं उसमें से कुछ पब्लिक सब्सक्राइब करती है, नोट सारा ही कर पाए, हो सकता है सारा भी कर दे, सारा जब करेगी जब हमारी कंपनी वेल पॉपुलर होगी। लेकिन चलिए मैं मानता हूँ नहीं है तो कुछ कर रहे हैं, इस पर एक लिमिट भी होती है कि 90% तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करेगी और फिर सब्सक्राइब करके सारे कॉल्स नहीं आ पाते, तो जितने तक के कॉल्स आ गए उन्हें कहेंगे पेड अप। पेड अप हमारे कितनी कैपिटल है, तो जिस कंपनी की पेड अप कैपिटल का 51% या उससे ज़्यादा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, उस कंपनी को कहेंगे
गवर्नमेंट कंपनी। अब पेड अप कैपिटल का मतलब मान लो, ऐसा मानो कोई कंपनी है, मान लो XYZ कंपनी है, उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 करोड़, लेट सपोज, ये मान के चलो। इशू करा उसने 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ इशू करा, और 8 करोड़ पे मुझे फिर कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि मैं 90% से कम रखने का नहीं चाह रहा। तो 8 करोड़ का 90% 7.2 करोड़, यानी कि 7.5 करोड़ मान लो आप एक बार को। अब 90% तो कितना ही चलेगा, तो 8 करोड़ में से 7.5 करोड़ रुपए इसकी कम की जो सिक्योरिटी है वो कह दिया कि हाँ ऑफर कर लो, हम सब्सक्राइब करेंगे, जनता ने कहा। अब 7.5 करोड़ की में से 51% गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, यानी 7.5 करोड़ का 51% कर देता हूं मैं। 7.5 का 7.5 का 51% मान लो, मिनिमम मानो 51% ही मानो आप। 7.5 इंटू में 51%, यानी कहीं ना कहीं 3.825 आ रहा है कुछ, ये मान लीजिए आप, मान लो 4, मान लो एक राउंड फिगर ले लो, क्या 4 करोड़ कि मान लो 7 करोड़ 7.5 करोड़ की तो हमने हमारी सिक्योरिटी जनता ने सब्सक्राइब करी, जिसमें से कि 4 करोड़ की किसी राज्य सरकार ने या राज्य सरकारों ने मिलकर कुछ, या फिर केंद्र सरकार ने, या दोनों राज्य और केंद्र ने मिलकर 7.5 करोड़ में से 4 करोड़ की हमारी जो शेयर कैपिटल है वो उन्होंने सब ली। या फिर कहें कि 7.5 करोड़ की में से वो 7.5 करोड़ की में से 4 करोड़ का पैसा देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार, केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने या दोनों ने मिलकर उठाई है। अब उसमें से कितना आता है वो हमारा पेडअप है। तो मान लो 4 करोड़ की ले ली, लेकिन 4 करोड़ में से सिर्फ 51% तक ही पेडअप हुआ, यानी कि जितने की लिमिट थी उतने तक ही पेडअप हुआ। तो उस केस में वो कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। आई होप अब भी आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो मैं कल को जो आज की जो कल को रिवाइज करूंगा उसमें आपको पीपीटी के अंदर एकदम प्रेजेंटेशन करके दूंगा, फिर शायद आप समझ पाए। और आप बताइए कि मैं अपने एंड से क्या एडिशनल चीज़ें कर सकता हूँ, और प्लीज़ अब आप लेक्चर को शेयर भी किया कीजिए। तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जिनमें एटलीस्ट 51% ऑफ टोटल बोर्डिंग कह रहा हूँ, या बोर्डिंग पावर नहीं है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है हेल्ड बाय ईदर सीजी और एसजीज और बोथ, ठीक। अच्छा, फॉरेन कंपनी, एक बात बताओ, जब भी कोई बाहर का बंदा भारत में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरनर आ गया, फॉरनर, ये फॉरेन का है तो फॉरनर। एक से फिर साउंड कि जैसे मान लो कोई बंदा बाहर का है, फॉरेन का है, तो उसे कहेंगे फॉरनर, ठीक। तो ऐसी तरीके से कोई बाहर की कंपनी अगर भारत में आएगी तो उसे कहेंगे फॉरेन की है तो फॉरेन, और कंपनी है तो कंपनी की फॉरेन कंपनी। जो ऐसी कंपनी जो बाहर की है, बाहर की होने का मतलब जो कंपनी बाहर बनी है और वो भारत के अंदर आ रही है बिजनेस करने के लिए, उसे कहेंगे फॉरेन कंपनी। अब वो अंदर चाहे खुद आए चाहे अपना एजेंट भेजे, क्योंकि एजेंट कुछ भी एक्ट करता है तो प्रिंसिपल के भी हाथ में करता है, सीधी सी बात सबको पता है। तो चाहे वो खुद आए चाहे एजेंट के थ्रू करे, अगर कोई बाहर की कंपनी भारत में आके व्यापार कर रही है, चाहे वो ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे या किसी और भी तरीके से करे, तो उस केस में उस कंपनी को कहेंगे हम फॉरेन कंपनी, क्योंकि वो बनी बाहर है लेकिन वो बिजनेस बाहर से ले रही है, उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है वो भारत से हो रही है कहीं ना कहीं। तो ऐसी कंपनी कहेंगे फॉरेन कंपनी। पढ़ लेते हैं। इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, जो बाहर इंडिया के बाहर बनी है, यही तो फॉरेन बनेगी। जो बाहर जन्मा तो वो, जो इंडिया के बाहर जन्मा वो फॉरेनर। तो इस तरीके से जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी वो हो गई फॉरेन कंपनी। विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, वेयर बाय इट सेल्फ, चाहे वो खुद से या थ्रू एजेंट या एजेंट के जरिए, या वेदर फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे वो फिजिकली करे या इलेक्ट्रॉनिकली करे। इलेक्ट्रॉनिकली करने का एक एग्जाम्पल बेस्ट है अमेजोन। अमेजोन सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया में कराता है। एंड कंट्रोल एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या फिर इंडिया के में किसी भी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी वो चला रहा है किसी और तरीके से भी, बाहर का बंदा मतलब बाहर की कंपनी, तो उस केस में उस कंपनी कहेंगे फॉरेन कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी है आई थिंक, हाँ बस इसके बाद हम आज का लेक्चर कर लेंगे अपना फिनिश। सेक्शन 8 कंपनी तक करा देते हैं आज, फिर बचे कि हमारी डोरमेंट कंपनी और निधि कंपनी और पीएफआई। डोरमेंट, निधि और पीएफआई हम कल के लेक्चर में कर लेंगे, और फिर कल के लेक्चर में हो सकता है हम आगे का भी ये
क्या है आगे का टॉपिक, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की भी चीज़ें हम पढ़ लें, ठीक है। टेंशन लीजिए, हम धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि हमारा टारगेट जुलाई तो है नहीं, हमारा टारगेट सितंबर है या फिर जैन 25 है, तो इसलिए हम आराम से चलेंगे समझाते हुए। ठीक है, अभी हम करते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी हुई है। पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर अ चैरिटेबल पर्पस। सेक्शन 8 कंपनी डील विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच इज फॉर्म टू, किस लिए बनती है ये, प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कॉमर्स के ऑब्जेक्ट, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर के लिए अगर कंपनी बनी है, जो लिस्ट दे रखी है एटसेट्रा, ये लिस्ट मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि आगे ईटीसी भी है, ईटीसी मतलब कि इनके जैसा और कोई भी ऐड हो सकता है, तो एग्जॉस्टिव नहीं है ये इंक्लूसिव है, मतलब ये चीजें हैं और भी कोई ऐसा इस पर्पज से अगर बन रही है तो वो भी चैरिटेबल ही बन जाएगी, ठीक। लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं लॉ के अंदर कि कोई कंपनी कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए अगर बननी है तो वो कंपनी सेक्शन 8 कंपनी के अंदर आ जाती है। और ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो अपने जो प्रॉफिट होता है उसे अप्लाई करती है किस चीज में, प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जिस पर्पस के लिए वो कंपनी बनी है उसी पर्पस में वो अपने प्रॉफिट को इस्तेमाल करेगी। इन कंपनी को जनरली प्रॉफिट मिलता है डोनेशंस वगैरह से। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसी कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती, प्रोहिबिशन है। यहाँ देखो प्रोहिबिशन है तो मतलब दे ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए, पत्थर की लकीर, कि ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर हुई हैं, जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है, वो कंपनी जो ने डोनेशन के जरिए या किसी और जरिए प्रॉफिट हुआ है, मनी रिसीव हुई है, उस मनी को वो अपने मेंबर्स को नहीं बांट सकती डिविडेंड के तौर पे, ये कहा गया है सेक्शन 8 के अंदर, ठीक। और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो फिर उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है या फिर कई बार पेनल्टीज भी उसे फेस करनी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आर FICCI, नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो स्पोर्ट क्लब स्पोर्ट पर्पस के लिए है, तो जैसे नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया है तो इसके पास जो भी इनकम रिसीव होती होगी डिफरेंट सोर्सेज से, उस इनकम को ये सिर्फ स्पोर्ट पर्पस के प्रमोशन के लिए ही इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है ना, और पर्पस के लिए भी नहीं कर सकती, सिर्फ स्पोर्ट के लिए कर सकती है। और जो इसके मेंबर हैं, नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, उन मेंबर को डिविडेंड नहीं दे सकती ये कंपनी, ठीक। पावर ऑफ सीजी, देखो आप तक आपने अब तक कितनी कंपनी पढ़ी, कहीं आपने पढ़ा कि सीजी की जरूरत, सीजी के अप्रूवल की जरूरत है, नहीं पढ़ा ना, लेकिन यहाँ पर सीजी के भी अप्रूवल लगता है क्योंकि ये एक क्रूशियल पॉइंट है जहाँ पे सेंटिमेंट जुड़े हुए होते हैं कुछ पर्सन्स के। मान लो कि रिलीजियस पर्पज से बनी है कंपनी, आप खुद सोचो, मान लो कोई कंपनी रिलीजियस पर्पज से बनेगी तो उसमें जो डोनेशंस आएंगे या जो और चीजें होंगी वो रिलीजन के लिए, रिलीजन के लोगों की होंगी, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों की होगी, तो उन लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए होंगे अपने अपने रिलीजन के, जो तो देखो सभी के सेंटीमेंट्स होते हैं चाहे कोई भी रिलीजन हो। तो अगर वो पैसा कंपनी उस रिलीजन को प्रमोट करने की जगह किसी और पर्पस में लगाए तो उन लोगों को कैसा लगेगा कि हमने एक डोनेशन दिया था जिससे हमारे हमारे रिलीजन का और प्रचार हो सके और प्रमोट हो सके, क्योंकि सबका अधिकार है। संविधान में ये कहा गया है कि अपने रिलीजन को प्रमोट करना सबका अधिकार है, लेकिन हाँ किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो भी अपने उसके रिलीजन को माने, दूसरे के रिलीजन को माने, लेकिन हाँ सबके अब सबको अधिकार है कि वे अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर कोई कंपनी बनी है जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए बनी है, उस रिलीजन के जो लोग हैं वो उसे डोनेशन दे रहे हैं, तो अगर वो कंपनी उस डोनेशन को उस रिलीजन के प्रमोशन में ना लगाकर अपने पर्सनल मेंबर के घर पे ले जाए तो क्या गलत नहीं होगा, होगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रिलीजन पर्पज से या किसी भी पर्पज से सेक्शन 8 कंपनी के किसी भी पर्पज से कंपनी बनी है, उस कंपनी के मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस कंपनी के मेंबर्स जो पैसा कंपनी को मिला है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, वो पैसा भी अपने पर्सनल यूज में नहीं ला सकते। और साथ में ऐसी कंपनी, क्योंकि ये कंपनी बहुत इमोशनल चीज़ों के लिए बनती है, बहुत एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बनती है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, तो इसलिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगती है, ये है इसका मीन।
Section 8 allows the CG to register such a company or association of person as a company with limited liability without the adding the word limited or private limited। देखो जिन कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ऊपर पढ़ा था ना कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटी के केस में, वो या तो लिमिटेड होंगी या फिर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब या तो पब्लिक कंपनी होगी तो अपना के लिमिटेड लगाएगी, और प्राइवेट कंपनी होगी तो अपना के प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये चीज याद रखना, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, एक्सेप्ट अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के केस के अलावा। तो सेक्शन 8 कंपनी भी क्योंकि कंपनी है तो लायबिलिटी मेंबर की यहाँ भी लिमिटेड है, तो लेकिन उसे ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, वो बिना ये वर्ड लगाए भी बना सकते हैं कंपनी सेक्शन 8 के अंदर। तो ये उन्हें एक बेनिफिट मिलता है, एक स्टेटस सिंबल लगता है कि ये बिना लिमिटेड लगाए या बिना प्राइवेट लिमिटेड लगाए भी हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है। ये देखने में अट्रैक्टिव चीज है, तो लो ने ये इन्हें छूट दे रखी है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। द रजिस्टर शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। तो रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेशन रजिस्टर करेगा सच पर्सन की एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सेक्शन 8 कंपनी में। मान लो देखो मतलब प्रोसीड करता, मान लो किसी को कंपनी बनानी है तो सबसे पहले वो सीजी की परमिशन मांगेगा। सीजी किसी पर्सन या एसोसिएट पर, मतलब एक बंदा या फिर मिलकर कुछ बंदे अपनी अगर वो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाह सकते हैं, बना सकते हैं। देखो ओपीसी से कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे मिलके या फिर एक बंदे को, देखो आप मानो इसमें लिखा है एक बंदा बना सकता है, लेकिन एक बंदा अगर मैं हुआ तो क्या सीजी मुझे प्रमोट, मुझे अलाउड करेगी उसे, वो मुझे कौन तुषार कौन है, आप हो कौन, हम क्यों आपको बनाए दे। लेकिन अगर वही बंदा एक बंदा अगर रतन टाटा जी होए, सर रतन टाटा जी होए या फिर अंबानी जी होए, तो एकदम कंपनी कहेगी ये तो वेल नोन पीपल्स हैं, अच्छी खासी कैपिटल भी है, तो कोई रिस्क भी नहीं है, तो ठीक है उन्हें बनाने का अलाउड कर देगी। लेकिन मुझे तो नहीं करेगी ना। तो अगर कोई एक बंदा भी है तो उसे कह दे कि हाँ बंदा भी कर सकता है, लेकिन सरकार देगी ही नहीं। आप ट्राई करके देखने के बाद कि सरकार आपको देती है कि नहीं देगी। सरकार उन्हीं लोगों को देगी जो जिनको सरकार मानती जानती है कि अच्छे बंदे हैं। तो या फिर कुछ बंदों की एसोसिएशन, कुछ पर्सन मिलके, जैसे ऐसे भी मान लो कि मान लो रिलायंस कंपनी मिलके और टाटा कंपनी मिलके कल को एक, या रिलायंस कंपनी के मेंबर्स मिलके यानी कि अंबानी जी मिलके और टाटा सर मिलके एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। उनको तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, और बंदा बनाना चाहेंगे तो टाइम लग सकता है, लेकिन उनको तो बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि वे वेल नोन है। तो वही चीज़ कह रहा है ये कि पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करनी पड़ेगी कंपनी अंडर सेक्शन 8। ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी शैल एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्जेक्टिव जैसे एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के होते हैं, यानी कि मेंबर्स की लायबिलिटी सेक्शन 8 कंपनी केस में भी लिमिटेड रहेगी। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस दिया किसने है, सीजी ने। तो अगर लाइसेंस को वापस लेना होगा तो कौन लेगा, सीजी ही लेगी। क्यों ले लेती है, क्योंकि जनरली कंपनी गड़बड़ कर देती है, कुछ इलीगल चीज़ें में आ जाती हैं, या फिर अपना जो प्रमोशन है उससे भटक के कुछ काम करती हैं, या फिर अपना जो डिविडेंड है, डिविडेंड बांट देती है, मना करा है, प्रोहिबिशन है, लेकिन फिर भी डिविडेंड बांटती है, तो उस केस में सीजी को मजबूरन रिवोकेशन करना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है सीजी उस कंपनी को बंदी करे। सीजी ऐसा भी कर देती है कि मान लो जैसे कोई स्पोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी है, एक स्पोर्ट की वो है सेक्शन 8 कंपनी, उसने क्या करा, अपने मेंबर्स को डिविडेंड दे दिया, जो कि गलत है, करना नहीं चाहिए था। अब सीजी क्या चाहती, चाहे तो सीजी उसे वो कर दे, रिवोकेशन कर दे लाइसेंस। लेकिन चाहे तो ऐसे भी कर सकती है कि जो सेक्शन 8 कंपनी है उस कंपनी को किसी दूसरी ऐसी कंपनी जो स्पोर्ट पर्पस के लिए बनी है सेक्शन 8 के अंदर ही, उसके साथ अमलगमेट कर देती है, यानी मर्ज कर देती है कहीं ना कहीं। क्यों करती है, क्योंकि देखो मान लो कोई कंपनी बनी हुई है, उसके पास रिसोर्सेज होंगे, उसके पास कैपेबिलिटीज जनरेट हो जाती हैं, टाइम्स के साथ एक्सपीरियंस जनरेट हो जाता है, तो वो रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस का लॉस ना हो, इसलिए उसका बेनिफिट लोगों को मिल पाए, इसलिए वो दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करा देते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। Central government may by order revocate the license of the company where the company contravene any of the requirement or condition of the section subject to which license is issued। कि जिन सेक्शन के बेस पे या जिन कंडीशन के बेस पे लाइसेंस इशू करा गया था कि हाँ कंपनी अच्छा प्रमोट करेगी, कंपनी डिविडेंड नहीं देगी और अपना प्रॉफिट अपने ऑब्जेक्टिव में लगाएगी, ये 3 चीज़ हो गई। और इन 3 चीज़ों के अलावा अगर कंपनी इन 3 चीज़ों को कंट्रावीन करती है, यानी इन 3 चीज़ में से किसी भी चीज़ को नहीं मानती है, तो उस केस में सीजी के पास अधिकार आ जाता है कि सीजी उस कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सके। ठीक, फ्रॉड करती है, कोई वायलेशन करती है अपने ऑब्जेक्टिव का, या फिर कोई ऐसी चीज करती है जो प्रेजुडाइज टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि प्रेजुडाइज मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगी, नुकसान देगी,
नुकसान पहुंचाएगी पब्लिक को, तो उस केस में भी कंपनी उसका नाम हटा सकती है। Order of CG. Where the license is revoked, then the CG may be in the public interest order the company to register under this act with amalgamation to the company of another company under same act with same object। ये वही कह रहा है जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि मान लो उसको लग रहा है सीजी को कि ये कंपनी काम के कुछ मेंबर ने गड़बड़ कर दी या ये लोग को प्रोविजन तोड़ दिया, वरना कंपनी वरना ये जो सेक्शन 8 कंपनी है बहुत अच्छी थी, बहुत लोगों को सर्व करती थी। तो उस केस में मान लो एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये तो है ना कि एक दो बच्चा ही होता है, हजारों बच्चे ट्रेन होते हैं, तो हजारों बच्चे ट्रेन होंगे तो जब भी तो कल के दिन को भारत का नाम रोशन करेंगे, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। तो अब ये सीजी को भी लग रहा है कि इससे हजारों बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है। माना कि उस कंपनी ने गड़बड़ कर दी, लेकिन इससे हजारों बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग मिल रही है। तो वो क्या करेगी, उस कंपनी को किसी और स्पोर्ट कंपनी के साथ मर्ज कर देगी, जिससे बच्चे ट्रेनिंग कर पाए अभी भी और उनका ट्रेनिंग डिस्टर्ब ना हो। तो इस केस में मान लो या ऐसे किसी और केस में कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरी सेम ऑब्जेक्ट की सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज कर देती है। ठीक, पेनल्टीज एंड पनिशमेंट देख लेते हैं कंट्रावीन करने की। आओ अब देखते हैं कि कोई कंपनी या उस कंपनी के मेंबर अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनको क्या क्या पनिशमेंट या पेनल्टीज फेस करनी पड़ती है। गलत करोगे तो कहीं ना कहीं पेनल्टी तो भुगतोगे, सीधी बात है यार। देखो, आज हम अगर किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो कल को हमारे साथ भी गलत होगा, ये संसार का नियम है। तो इसी नियम के बेस पे लॉ में भी है कि अगर आज आप किसी के साथ कोई गलत कर रहे हो तो कल को आपको कुछ गलत पेनल्टीज या कुछ इम्प्रिजमेंट यानी कि जेल होगी ही होगी। पढ़ लेते हैं। द कंपनी विल शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन ऑफ द प्रोविजन पनिशमेंट विल बी फाइन। कंपनी के लिए देखो फाइन क्या है, नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज बट एक्सटेंड टू 1 करोड़। कि कंपनीज को कम से कम 10 लाख और से लेकर 1 करोड़ तक, कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ तक का उसमें फाइन लग सकता है। किस पे? कंपनी के केस में। इसको मैं पीपीटी में बड़े अच्छे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको कि कम से कम 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का फाइन लगता है उस कंपनी को जिसने सेक्शन 8 की कंपनी होने के बावजूद भी सेक्शन 8 के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करा है या प्रोविजन का उल्लंघन करा है। ठीक, और जो भी मेंबर्स या डायरेक्टर या ऑफिसर उस कंपनी के डिफॉल्ट में इंक्लूडेड हैं शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच इज नॉट लेस देन 25,000 बट एक्सटेंड टू 25 लाख। और जो उसके मेंबर हैं या ऑफिसर हैं जिनकी गलती है, बिना गलती के किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिस मेंबर की या ऑफिसर की गलती है उसे 25,000 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना सहना पड़ सकता है। ठीक, और कंपनी को कितने का? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जुर्माना सहना पड़ सकता है। ठीक, बात वही है कि कंपनी के जो ऑफिसर हैं मेंबर हैं उनकी गलती होगी तभी। मान लो एक मेंबर है, मतलब मान लो 4 मेंबर है, ऐसा मान के नहीं, मेंबर कह रहा हूँ, हाँ डायरेक्टर मानो, मेंबर तो मैं गलत बोल रहा हूँ। मेंबर का तो कोई डे टू डे लाइफ में काम ही नहीं होता, हमने ऊपर ही पढ़ लिया कंपनी के अंदर कि मेंबर इंटरफेयर नहीं करते डे टू डे लाइफ में किसकी? कंपनी की। तो जो डायरेक्टर है कंपनी के, मान लो 4 डायरेक्टर है, जिसमें से एक डायरेक्टर किसी वजह से फॉरेन गया हुआ है कंपनी के पर्पज से या हॉलीडे मनाने, आप कुछ भी मान लो, सॉरी, कि 4 में से अगर मान लो एक डायरेक्टर कहीं फॉरेन में गया है अपने किसी पर्सनल पर्पज से या ऑफिशियल पर्पज से, उसके गैर हाजिरी में 3 मेंबर मिलकर कोई फ्रॉड करते हैं या कोई गलत काम करते हैं जिसका उस चौथे पर्सन को कोई जानकारी नहीं थी, उस केस में जो लाइबिलिटी या कॉन्सिक्वेंस होंगे वो सिर्फ 3% फेस करेंगे जो जो उस टाइम पे कंपनी के अंदर या इंडिया में मौजूद थे ना। वो चौथा पर्सन नहीं करेगा जिसे उसकी उस फ्रॉड की या उस जो गलत हुआ है उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। सिर्फ नॉलेजेबल पर्सन, नॉलेजेबल ऑफ फ्रॉड, जिनको फ्रॉड की या जिनको जो गलत चीज़ हुई है उसकी नॉलेज है, उन्हीं डायरेक्टर्स को या उन्हीं ऑफिसर्स को कंसिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे लॉ को तोड़ने के। सिग्निफिकेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं और आज का ये सेक्शन, आज के सेक्शन को बोल रहा हूँ सॉरी, आज का ये लेक्चर हम बाइंड अप कर देंगे और फिर आगे का कल से पढ़ेंगे। और आप प्लीज़ आप इसको वीडियो को इनको शेयर करिए, पीपीटी भी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यार कुछ तो अपनी साइड से दो ना, थोड़ा तो मुझको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो किसी को बेनिफिट मिल रहा है या फिर मेरी वीडियो का
किसी को कोई फ़ायदा मिलेगा। वो मुझे कैसे पता चलेगा? आपके लाइक से, आपके कमेंट से और आपके शेयर से। तो प्लीज़ अब आप लाइक कमेंट शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्ड, ऐसी शैक्षणिक कंपनी के बारे में पढ़ा। शैक्षणिक कंपनी कहती है जो फॉर्म करी जाती है प्रमोशन के लिए कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन ऑब्जेक्टिव या इन जैसा कोई और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल यहाँ पर भी अप्लाइकेबल नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम कैपिटल की। यूज इट्स प्रॉफिट्स टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर विच इट इज फॉर्म। ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर है वो अपने प्रॉफिट को अपने ऑब्जेक्टिव में ही लगा सकती हैं, अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दे सकती। ठीक है। ऑपरेटेड अंडर सच स्पेशल लाइसेंस ऑफ सीजी। तो ऐसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए सीजी का लाइसेंस की जरूरत होती है। मतलब बनाने से पहले सीजी से पूछना पड़ता है कि सर हम ये कंपनी बनाना चाहते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हम ये करना चाहते हैं, हमारा विजन है, क्या हम कंपनी बना दें सेक्शन 8 के अंदर? सीजी कहते हैं कि हाँ आप अच्छे बंदे हो, आप बना सकते हो, हमें आप पे टेस्ट है, आप बना लीजिए। तो उस केस में जो सीजी का अप्रूवल होगा, सीजी का अप्रूवल भी आरओसी के पास फाइल हो जाएगा और सेक्शन 8 कंपनी बाकी डॉक्यूमेंट जाकर सेक्शन 8 कंपनी आरओसी उनको वेरीफाई कर लेगी और उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी बन जाएगी। ठीक। नीड नॉट टू यूज द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे, जैसे और कंपनियों को करना पड़ता है। लाइसेंस रिवोक हो जाता है, सीजी कर देती है। रिवोक कब? जब कन्वर्ट इट्स, या फिर देखो समझो, सीजी लाइसेंस रिवोक करेगी तो क्या 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 चीज़ कर सकती है सीजी लाइसेंस रिवोक करने के टाइम पे? कन्वर्ट कर देगी उसका स्टेटस, उसका नेम बदल देगी, मान लो उसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देगी, किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देगी, या उसे बाइंडिंग अप ऑर्डर दे देगी, नहीं भाई आप मालिक, आपने जो करा है वो माफ़ी के लायक नहीं है, चलिए अब आपको ख़त्म करा जाता है। तो अगर सीजी ऐसा भी कह सकती है। या फिर अमलगमेट अमलगमेट करती है, सॉरी बस कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरी टर्न ट्विस्ट हो जाती है ऐसी। अमलगमेट करती है। अमलगमेशन एक चैप्टर भी है सीए इंटरमीडिएट के अंदर, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि कैसे कंपनी अमलगमेट होती है। तो बहरहाल वापस लो पे आते हैं कि अमलगमेशन करती है किसी और दूसरी कंपनी का जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है। ठीक। कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर नोटिस ऑफ 14 डेज इंस्टेड ऑफ 21 डेज। अब देखो ये सब वही बात है कि इंटर के सिलेबस की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ डाल दी, कंफ्यूजिंग करेगी बच्चों को। देखो जनरल मीटिंग जब भी होती है तो जनरली कंपनीज को 21 दिन का क्लियर नोटिस देना पड़ता है। क्लियर नोटिस मतलब जैसे मान लो आज 10th है, किसी मंथ क्या 10th है, ठीक, तो कंपनी को आज अगर नोटिस दे रही है तो वो बीच में 21 दिन क्लियर होने चाहिए। क्लियर 21 डेज का मतलब होता है 10th और 21। वो तो यार शिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या समझा मौका। मान लो आज फर्स्ट है, आज किसी महीने की पहली तारीख है, तो अगर वो 21 के तक जाएगी वो फिर मंथ बदल जाता है। मैं मेरे पिछले केस में तो आपको कंफ्यूजिंग होता, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो आज फर्स्ट है, मान लो आज 1 अप्रैल है, अब ये मान के चलो आज 1 अप्रैल है, कुछ भी डेट हो आप मान के चलो आज 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल में कंपनी अगर आज 1 अप्रैल में नोटिस दे रही है तो जो जनरल मीटिंग होगी कंपनी की वो आज से 21 दिन छोड़ के होगी। मतलब 21 और एक 22, तो 21 दिन बीच में गैप होना चाहिए, 23 में जाके हमारी जनरल मीटिंग होगी, ऐसा आप मान के चलो। लेकिन 21 आज पहली तारीख में इशू करा, नोटिस जाता है मेंबर्स के पास, वो सब इंटर का, यही तो बात है ना, वो इंटर के सिविल तो मैं आपको कैसे बताऊँ। तो पहले तारीख में जाएगा, फिर दूसरी तारीख से दिन काउंट होंगे, 21 दिन काउंट होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं 22 तारीख पे आ गए हम। तो फिर 22 तारीख पे बाद यानी कि 23 तारीख के अंदर मीटिंग होगी। ये होता है जनरल केस में। लेकिन ओबीसी केस में सिर्फ 14 दिन के क्लियर नोटिस से भी काम चल जाता है। 1 तारीख में इशू करा, 14 दिन के बीच में आए, यानी कि 15 तारीख तक आ गए, 16 तारीख में मीटिंग करा लो। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट एप्लीकेबल। वही बात है कि अभी आपके सिलेबस में डायरेक्टर्स दिया है, डायरेक्टर्स तो इंटर के सिलेबस का भी मेजोरिटी पार्ट नहीं है, फाइनल के सिलेबस में जाके है। तो डायरेक्टर्स की एक मिनिमम लिमिट होती है कंपनीज के बेस पे। तो ना 1 पर्सन कंपनी केस में डायरेक्टर की लिमिट है, ना 1 पर्सन कंपनी केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। अब आप पूछोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, फिर वही बात, वो फाइनल के सिलेबस का पार्ट है। तो आपको फिर तो अभी तो याद करना पड़ेगा, फिर भी आप कहोगे तो पीपीटी के अंदर डाल दूंगा, लेकिन सिर्फ डालूंगा, अभी याद नहीं करना उसको, क्योंकि अभी आपको जरूरत ही नहीं है उसकी याद करने की। नीड नॉट कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रिकम्युनिकेशन
कमिटी, तो फिर वही बात, सब आप इनको छोड़ ही दीजिए, तो रट लीजिए, तो वो मजबूरी है। अगर मैं डीप में जाऊंगा तो फिर इन्हें एक एक चीज़ पे पूरे पूरे दो दो चार चार लेक्चर भी लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप चीज़ है। लेकिन क्या है, आपको फाउंडेशन है, आपका एंटी लेवल है, आपको इन्हें डीप जाने की जरूरत नहीं है अभी, तो इसलिए आप सिर्फ इनको अभी गो थ्रू कर लीजिए, ज़्यादा इनके डीप में ना जाए। तो ये था हमारा सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो इससे आगे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। और मेरे एंड से आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं। चलिए बाय बाय।